सो आई स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके, हमने क्या डिस्कस किया अभी? हमने इकोनॉमीज ऑफ स्केल डिस्कस किया है, ठीक है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल समझ में आ गया क्या होता है, इसका डिफरेंस क्या है इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल से? यार एक दफा सिर्फ रिपीट कर दो क्योंकि ना मेरा नेट चला गया था उस वक्त। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ। देखो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है कि जब हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, जब हम 10 इनपुट्स डालें ऑफ लेबर और कैपिटल, ठीक है, और हमें जो आउटपुट मिले वो मोर देन इनपुट, मतलब 12, 15, 11, 18, 20 वॉट एल्स जो भी, ठीक है। तो मोर देन इनपुट जब हमें मिलेगा तो ये कहलाएगा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है कि जो हमारी कॉस्ट है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो उसको जब हम डिवाइड करते हैं क्यू से, ठीक है, तो वो हमारी होती है एवरेज कॉस्ट, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी इंक्रीज होती रहती है, मतलब कोई इंडस्ट्री लगी, उसने पहले 10,000 यूनिट्स बनाए, फिर 20,000, फिर 30, 40, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ऐसे यूनिट्स बनते रहेंगे ना, जितनी पुरानी होती रहेगी इंडस्ट्री, तो वैसे वैसे उसकी एवरेज कॉस्ट कम होती रहेगी। तो जब ये एवरेज कॉस्ट कम होगी तो इसकी ये एक्चुअल जो कॉस्ट है ना, ये भी उसे कम पड़ेगी। अब कम कॉस्ट पे ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता है वो। पहले जो है वो ज़्यादा कॉस्ट पे कम प्रोडक्शन हो पा रही थी, तो कॉस्ट का और जो क्वांटिटी का गैप है, ठीक है, वो बढ़ता जाता है। बढ़ने का मतलब ये है कि कॉस्ट और भी कम और क्वांटिटी और भी ज़्यादा। सही है। इसको अगर हम ग्राफिकली समझें तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है और ये क्वांटिटी है, ठीक है, और यहाँ पे हम कॉस्ट ही रख लेते हैं। तो ये ऐसे एवरेज कॉस्ट का जो है ना वो ऐसे होता है, ठीक है। ग्राफ तो शो नहीं हो रहा, स्क्रीन चेंज नहीं हुई। ओके नहीं, ठीक है, ग्राफ तो मैं बना आ रहा गई है। हूँ। ओके, ठीक है ठीक। ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये क्वांटिटी ली, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कॉस्ट। तो ये जो मैंने ग्राफ बनाया ये एवरेज कॉस्ट का है ना, ये मैं समझाना चाह रहा हूँ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो अब देखो, शुरू में जो हमने क्वांटिटी बनाई तो वहाँ पे हमें कॉस्ट ज़्यादा आई, फिर जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी इंक्रीज होती रहेगी ना, हमें कॉस्ट कम पड़ती रहेगी, कॉस्ट कम पे कम होती जाएगी जैसे जैसे इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट एवरेज कॉस्ट का? हाँ सही है, क्लियर हो गया। सही है। तो इसे कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये जो ये ग्राफ बनाया है, ठीक है, एवरेज कॉस्ट का। ओके, फिर नंबर 3 पॉइंट क्या है इधर कि अलाउ फॉर फ्री ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज इंटरनेशनली, दिस ट्रांसफर में पर मोर रैपिड डोमेस्टिक टेक्नोलॉजिकल चेंज, दिस कनेक्शन एक्सप्लोर्ड बाय एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी। इसका मतलब कि ट्रेड से दूसरा फ़ायदा क्या होता है, डायनेमिक गेन क्या है कि जो जो बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं एक्चुअली, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो आइडियाज़ हैं, जो मशीनरी है, ठीक है, उसको वो इंपोर्ट करके आसानी से यूज़ कर सकेंगे। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन्स हैं या लैपटॉप है, ठीक है, ये जूम मीटिंग पे हम क्लास ले रहे हैं, इंटरनेट कनेक्शन है, ठीक है, इसके चार्जर्स हैं, और ये माउस कीबोर्ड जो भी चीज़, फ्रिज है, और भी हम मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हम ट्रैक्टर यूज़ कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम अपने आसपास देखें तो ये क्या हो रहा है कि फ्री ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज़ है ना, मतलब आइडिया ख़रीदने के पैसे तो नहीं है ना, वो एक चीज़ बना लेते हैं, हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, फ्री ट्रांसमिशन ऑफ आइडिया, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि रैपिड डोमेस्टिक टेक्नोलॉजिकल चेंज आता है, सही है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है और हमारी प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होती है। और ये पूरी जो थ्योरी है कि टेक्नोलॉजिकल चेंज कैसे आया, कहाँ से आता है, तो वो एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी बताती है हमें, जो कि हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ चुके हैं वैसे तो, लेकिन जो है डेवलपमेंट के तो उसमें हम पढ़ेंगे। तो ये डायनेमिक गेन है इसका, और इसका फ़ायदा बैकवर्ड कंट्रीज़ को ज़्यादा होता है, क्योंकि बैकवर्ड कंट्रीज़ क्या करती हैं, कोई कुछ उन्होंने इन्वेस्टमेंट तो करनी नहीं होती है, ठीक है, वो बस उन्होंने उठाई और यूज़ कर ली। फिर डायनेमिक गेन्स ये भी चल रहे हैं यहाँ पे, डायनेमिक गेन्स, उसमें फिर क्या है, स्टिमुलेट द फ्लो ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल दैट में इन्हेंस इकोनॉमिक ग्रोथ। फ्लो ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल का मतलब क्या है
कि वही जैसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसे कहते हैं, या मल्टीनेशनल कंपनीज लग जाती हैं, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनीज में जैसे एच आर एम में हमने वो उनका देखा था ना, हिनोपाक का, तो उनका एक अलग ही एक तरीका था करने का, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे किया की इंडस्ट्री लगी है, किया वो है ना, वो कार्स बनाता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ठीक है। तो और भी बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे, और ज़्यादा एग्जांपल हम इंडिया की ले सकते हैं, वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इन्हेंस होती है। वो चाहे जो है वो कैपिटल फॉर्म में हो, ठीक है। कैपिटल का मतलब फाइनेंशियल कैपिटल, और जो मशीनरी होती है वो दोनों, ठीक है। तो कैपिटल दोनों फॉर्म हो सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल कैपिटल लिखा है, कैपिटल दोनों फॉर्म हो सकते हैं, क्योंकि हमने मशीनरी का ऊपर पढ़ लिया, इसलिए यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल है। तो जो ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो ये भी हमारे काम आती हैं, क्योंकि इससे हम क्या कर सकते हैं, हम इससे अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा तो बैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी हम फॉलो कर सकते हैं ना, हमारे पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। फिर नेक्स्ट हमारा डायनेमिक गेन क्या है? नेक्स्ट हमारा डायनेमिक गेन ये है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी को न्यू कमोडिटीज़ मिलती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो सफिशेंट डोमेस्टिक डिमांड जनरेट कर पाते हैं, चाहिए न्यू डोमेस्टिक इंडस्ट्री की। फॉर एग्जांपल हम इसमें एग्जांपल चाइना की बहुत अच्छी ले सकते हैं। अब चाइना में जैसे मैं एग्जांपल लूँ, जैसे मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। तो मोबाइल फ़ोन्स जो है वो चाइना में नहीं थे पहले, सही है, 60-70s में 80s में चाइना में नहीं थे, तो कोई डिमांड भी नहीं थी। अब क्या हुआ कि चाइना में मोबाइल फ़ोन इम्पोर्ट्स हुए, ठीक है, तो उन्हें एक नई कमोडिटी मिली। तो जब ये नई कमोडिटी मिली तो क्या हुआ, डोमेस्टिक मार्केट मतलब चाइना के लोगों में एक डिमांड क्रिएट हो गई ना उसकी। अब ये डिमांड क्रिएट हो गई तो चाइना ने क्या किया कि उसकी कॉपी बना ली, वो तो मशहूर है हर चीज़ की कॉपी बनाने में। तो जब चाइना ने भी मोबाइल फ़ोन्स बना लिए, ठीक है, तो अब क्या हुआ कि वो जो इंडस्ट्री थी मोबाइल फ़ोन की, उसे पहले से एक मार्केट मिली, पहले से डिमांड क्रिएट हुई हुई थी। तो इस ट्रेड से ये भी फ़ायदा होता है। ये बहुत सारी हम आयरन की एग्जांपल ले सकते हैं, स्त्री की एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, ठीक है। हम इसमें अब तो बहुत ज़्यादा उसकी ये जो ऑनलाइन काम हो रहा है, अमेज़ॉन पे हो रहा है, या फिर जो ईबे पे हो रहा है, ठीक है, तो हम इनकी एग्जांपल्स ले सकते हैं कि इनमें हमें पहले से मार्केट मिल जाती है इस चीज़ की। तो ये फ़ायदा है। और डायनेमिक गेन क्या है इंटरनेशनल ट्रेड का, कि जो डोमेस्टिक मोनोपोली पावर है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो ख़त्म होती है, ठीक है। और जो डोमेस्टिक इनएफिशिएंसीज हैं वो भी ख़त्म होती हैं, और डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो एफिशिएंसी की तरफ जाती है। व्हाट डज इट मीन कि फॉर एग्जांपल कोई एक इंडस्ट्री है डोमेस्टिकली जो प्रोड्यूस कर रही है और डोमेस्टिक में वो बेच रही है उस चीज़ को, तो फिर वो मोनोपोली पावर का मतलब ये कि वो इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है उसको एंजॉय कर रही होगी, ठीक है, ज़्यादा कीमत पे बेच के, अपनी कॉस्ट से ज़्यादा। तो जब इंटरनेशनल ट्रेड के लिए कंट्री ओपन हो जाएगी, तो इट मीन्स कि अब जो है हम थ्रू इंपोर्ट भी उसको, उस प्रोडक्ट को उससे बेहतर क्वालिटी में हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा कि जब उससे बेहतर क्वालिटी में उससे सस्ती होगी और वही सेम प्रोडक्ट होगी, तो एक तो उनकी मोनोपोली पावर ख़त्म होगी, वो अपनी प्राइस को नीचे लेके आएंगे। दूसरा उसकी क्वालिटी भी बेहतर होगी, तो ये भी अपनी क्वालिटी बेहतर बनाने में क्या करेंगे, एफिशिएंट होंगे, बेहतर से बेहतर की तरफ जाएंगे। ओके, ये पॉइंट समझ में आ गए, डायनेमिक गेन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। यस। ओके, गुड।